हमेशा कहा जाता है कि वक्त बहुत बलवान होता है। वक्त के आगे बड़े बड़े सूरमा परास्त हो गए हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि वक्त से लड़ते हुए बहुत से सूरमा अजर अमर भी हो गए हैं। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप निकल जाती है। अगर आप में सच्ची लगन है, मेहनत करने का जज्बा है, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपने अगर दिल से पूरे जज्बे के साथ मेहनत की है, वक्त के साथ लड़े हैं, सीना तान कर उसका मुकाबला किया है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनी जिसको इंसान हरा नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे कि आज एक बारगी मैं इतनी मनोवैज्ञानिक या फ़िलॉसफ़ी वाली बातें क्यों कर रहा हूँ। तो इसकी एक वजह है। इसकी वजह है भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, जहाँ हमने पढ़ा है, देखा है कि कैसे इंसान अपनी मेहनत से अपनी तकदीरें बदल देता है। कहाँ कुछ गलतियाँ पूरे राष्ट्र को ख़त्म कर देती हैं। बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ धूमिल हो गईं, ध्वस्त हो गईं, काल के गाल में समा गईं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग रहे जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाकर वो चुनौतियां स्वीकार कर ली जो आम लोगों के लिए असंभव लगती थी, उसको लोगों ने संभव कर लिया। जी हाँ, मैं इस वक्त आपसे कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ जो शायद आपको पता है, हो सकता है ना भी पता हो, तो लेकिन ज़रूर देखिए कि आज मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव अनकरीब हैं, लगभग उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछा चुके हैं, अपने अपने तरीके से रणनीतियाँ बना रहे हैं, लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया है। गठबंधन की राजनीति ज़ोर शोर से चल रही है। हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, अपना एक एजेंडा होता है, अपनी एक विचारधारा होती है। उसी विचारधारा एजेंडे पे वो आगे बढ़ती है। लेकिन आज कुछ ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी बड़ा सतर्क होकर बयान दे रहे हैं। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी इस शंका में हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, किस वक्त कौन से हालात हो जाएंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें सामने आ जाएंगी जिसके बारे में हमने शायद सोचा भी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के साथ साथ प्रयागराज की। प्रयागराज में जैसा कि आप जानते हैं सन 89 से 1989 से प्रयागराज में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसे राजनीतिक उभरे और गायब भी हो गए जिन्होंने प्रदेश की राजनीति में सीधा दखल किया। उन्हीं में से एक थे अतीक अहमद। मैं बात कर रहा हूं आज सो कॉल्ड भूमाफिया, बाहुबली, गैंगस्टर, तमाम उनके ऊपर अपहरण, डकैती जैसे, हत्या जैसे बहुत से उनके ऊपर केसेस हैं और वो अहमदाबाद की जेल में बंद हैं। एक वक्त था कि अतीक अहमद के नाम पर आसपास के ज़िलों में भी बहुत से विधानसभा सीटें आराम से निकाल ली जाती थी। और हमें याद है कि एक वक्त था कि समाजवादी पार्टी को इसी प्रयागराज की धरती से 10-11 विधानसभा की सीटें आराम से निकल जाती थी और बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी, न पार्टियों को न पार्टी के राजनेताओं को। बस उसके लिए काफ़ी था एक नेता या आज के दौर का भूमाफिया अतीक अहमद। अब वो माफिया है, नहीं है, क्या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा, ये तय करेगी भारत की न्यायपालिका। हम आप कुछ नहीं होते हैं किसी को अपराधी कहने के लिए, किसी को बाहुबली या माफिया कहने के लिए। लेकिन चूंकि सरकार ने उनको भूमाफिया घोषित किया है, गैंगस्टर घोषित किया है, तो गाहे बगाहे हमें भी कहना पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक सच्चे भारतीय नागरिक की हैसियत से हम किसी को तब तक भूमाफिया या माफिया नहीं कह सकते जब तक कि माननीय न्यायालय ने उनके खिलाफ जो भी चार्जेस हैं उस पर कोई सज़ा ना हो गई हो या उस पर कोई उनके खिलाफ केस जीत गए हों या हार गए हों या तो साबित हो गए हों।
जी हाँ, अतीक अहमद का जिस तरह से उभार हुआ भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने 5 बार विधानसभा का इलेक्शन जीता, मन चाहे मन से जीता, जिसको चाहा लड़ाया जीता, यहाँ तक कि अपने छोटे भाई को भी लड़ा कर जिताया। उसके बाद फूलपुर से सांसद भी चुने गए। प्रयागराज की धरती पर ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो लोग आज कह नहीं पाते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बहुत से लोगों को राजनीति में लेकर आज बहुत बड़ा नेता भी बना दिया, बहुत से विधायक बना दिए जो आज तक विधायक बने हुए हैं, जीतते हैं, बीच में हारे भी हैं, लेकिन वो असल में अतीक अहमद की देन थी। आज उनका वक्त ख़राब है, आज उनके परिवार का वक्त ख़राब है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी ताल ठोक चुकी हैं, मैदान में उतर चुकी हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोनों बेटों के साथ। मैं बताता चलूं कि वो शाइस्ता परवीन हैं जिनके पति जेल में हैं, जिनके देवर जेल में हैं, एक बेटा फरारी काट रहा है, तमाम घर जायदाद ख़त्म हो चुकी है। किसी तरह अपने 2 बच्चों को लेकर वो दर दर भटक रही थी। बहुत कोशिशें की, ऐसा सूत्रों ने बताया कि उन्होंने बहुत कोशिशें की कि शायद उनको समाजवादी पार्टी से कोई सपोर्ट मिल जाए। बहुत कोशिशों के बाद सूत्रों ने ये बताया शायद वहाँ से बात नहीं बनी। फिर ऐसी बात हुई कि असदुद्दीन साहब की ऑल इंडिया मजलिस की पार्टी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी में उन्होंने अपने परिवार के साथ दाखिला लिया और इलेक्शन लड़ने की खुली बात की। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कानपुर और प्रयागराज की शहर पश्चिमी, बहुत से कयास सुल्तानपुर के भी लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग बाराबंकी की भी बात कर रहे हैं, श्रावस्ती की भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो अभी के हालात हैं वो यही कह रहे हैं कि शायद कानपुर से कोई भी लड़े, लेकिन शाइस्ता परवीन शहर पश्चिमी से शायद अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। आज मैं बात करूंगा शाइस्ता परवीन की। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि जिस परिवार में वो जा रही हैं कि शायद उनको एक दिन इस तरह बाहर निकलकर राजनीति में आना पड़ेगा, गैर महरम के साथ उठना बैठना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाकर वोट मांगना पड़ेगा, सपोर्ट मांगना पड़ेगा। वो शायद जब आई होंगी तो यही सोच के आई होंगी कि मुझे घर में रहना है, घर परिवार देखना है, बच्चों की परवरिश करनी है और अपने पति की वो तमाम चीज़ें, वो तमाम ज़रूरात पूरी करनी है जो एक घर बनाने में की जाती है। लेकिन किस्मत ने ऐसा पासा पलटा, जिस घर पे सैकड़ों लोग सुबह शाम इकट्ठा रहा करते थे, जहाँ जयकारे लगते थे, जहाँ एक इशारे पे दसियों लोग उनके साथ खड़े नज़र आते थे, आज शाइस्ता परवीन अकेली पड़ गई। अपने दोनों बच्चों के साथ वो शहर प्रयागराज में मीटिंग्स कर रही हैं, लोगों के बीच में बैठ रही हैं। अतीक अहमद साहब की जो भी विचारधारा है, जो भी उन्होंने संदेश दिया है, लोगों के बीच में बांट रही हैं। लोग जुड़ भी रहे हैं, लोगों का जुड़ाव काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है। पिछले कुछ दिनों से प्रयागराज में बहुत से बदलाव देखने को मिले, जहां एक तरफ ऐसा लग रहा था शहर पश्चिमी में एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है मुसलमानों का वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा था, लेकिन आज एक बहुत बड़ा वर्ग शायद अतीक अहमद के नाम पर या जो भी उसके पीछे वजह हो, बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन आज वो AIMIM और शाइस्ता परवीन के साथ दिन पर दिन जुड़ता जा रहा है। ख़ास तौर से युवा वर्ग जुड़ रहा है और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आने वाले चुनाव में ये देखने को मिल रहा है कि भले जीत किसी की हो, किसी की हार हो, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि आने वाले चुनाव में अपनी ताकत का एहसास समाजवादी पार्टी को ज़रूर दिखाएंगे। क्योंकि ये कहा गया है कि जिस प्रकार से इनके साथ हुआ है, जिस प्रकार इनके साथ बुरे वक्त में पार्टी इनके साथ नहीं खड़ी हुई, उसका शायद मलाल इस परिवार को है, इस परिवार के समर्थकों का है, कार्यकर्ताओं का है। कहीं ना कहीं ये टीस रहेगी और सूत्र तो बता ही रहे हैं। एक आम चर्चा भी है कि अखिलेश को सबक सिखाना है कि क्यों और कैसे उन्होंने अतीक अहमद के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी की। कहा यह भी जाता है कि एक वक्त था जब मुलायम सिंह यादव, आज़म खान
प्रयागराज आया करते थे तो शायद उनके पास लग्जरी गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो ऐसा कहा जाता है कि अतीक अहमद साहब अपनी लग्जरी गाड़ियाँ उनके लिए मुहैया कराते थे, महंगे से महंगे तोहफे दिया करते थे और बहुत मोटा फंड भी वो खर्च किया करते थे। शायद अपने इन्हीं कामों को वो आज याद करते होंगे कि किस तरह से मेरे साथ इन्होंने एक तरह से नकारात्मक व्यवहार किया। जब मुझे पार्टी की ज़रूरत थी मेरे साथ कोई खड़े नहीं हुए। आज शाइस्ता परवीन दर दर घरों पर जा रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं। शायद ये बहुत दुखदायक पल है उनके चाहने वालों के लिए। शायद ये दर्द उनके बेटों को की आंखों से बहते हुए आंसू भी बता रहे थे। जब शाइस्ता परवीन एक स्टेज पर भाषण दे रही थी, उनके बेटे पीछे खड़े होकर अपनी नम आंखों को साफ कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये चीज़ लोगों के बीच में बहुत बड़ा संदेश लेकर जाएगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अतीक अहमद चाहे जैसे रहे हों, लेकिन एक बहुत बड़ा गरीबों का वर्ग उनसे जुड़ा हुआ था, जहाँ से उन्हें बराबर मदद मिलती थी। कहते हैं गरीब बच्चियों की शादी कराना, लोगों को बहुत पैसों से मदद किया करते थे, युवाओं को रोज़गार में मदद किया करते थे, यहाँ तक कि पारिवारिक जो मसले हुआ करते थे उसमें भी अतीक अहमद का काफ़ी दखल होता था और वो जो कह देते थे लोग मानते थे। और ये भी कहा जाता है कि कभी भी किसी के साथ कोई उत्पीड़न होता था, ज़ोर ज़बरदस्ती होती थी, ज्यादती होती थी, अतीक अहमद बहुत मुखर होकर उसके लिए लड़ाई लड़ते थे। हालांकि उनके खिलाफ बहुत सी धाराओं में केस दर्ज हैं, बहुत से मर्डर्स में उनके नाम हैं, बहुत से ऐसे अपराध हुए हैं जिनमें खुलकर उनके नाम आए हैं, जिसमें से आपने देखा होगा कि हाल में जो घटना घटी थी राजूपाल हत्याकांड, उसमें उनका नाम था। और जो सबसे आखिरी घटना जिसके बारे में कहा जाता है शायद वो घटना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, वो थी डीम्ड यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि कृषि विद्यालय है। वहाँ पर जिस प्रकार से वहाँ के शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, और ऐसा कहा जाता है कि अतीक अहमद और उनके साथियों ने मारपीट की थी, जिसके कुछ साक्ष्य भी आए थे। ऐसा कहा जाता है शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, गलतियाँ इंसान करता है, सुधारता है, लेकिन अब ये जानने वाली बात है कि ये वक्त पे कौन गलती कर रहा है। क्या अतीक अहमद ने सही कदम उठाया है ओवैसी के साथ जाकर? क्या अखिलेश ने एक बार फिर अतीक अहमद को नकार कर बहुत बड़ी गलती की है? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की मेरी ये जो समीक्षा थी सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए थी कि आज शाइस्ता परवीन तन्हा अपने दोनों बेटों के साथ जिस प्रकार से मेहनत कर रही हैं, कहीं ऐसा ना हो उनकी ये मेहनत तकदीर बदल दे और बहुत से लोगों को बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिले। बहुत से लोग मेरी बातों से नाइत्तेफाकी रखते होंगे, अच्छी बात है, ये आपका अधिकार है, लेकिन इस बात पे ज़रूर ध्यान देना अतीक अहमद का जलवा अभी भी कायम है लोगों के बीच में। हम जाते हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं 2022 के इलेक्शन में अतीक अहमद का फैक्टर इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, सुल्तानपुर जैसे जगहों पर, फैज़ाबाद जैसे जगहों पर, आजमगढ़ जैसे जगहों पर बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करेगा। क्योंकि अतीक अहमद पहले शायद छोटे नेता थे, लेकिन आज के वक्त में लोग उनको जिस तरह से तवज्जो दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद AIMIM का साथ मिलने के बाद अतीक अहमद अपनी खोई हुई साख फिर से पा सकते हैं, अगर 2 या 4 विधायक जिताने में कामयाब हो गए और कहीं शहर पश्चिमी से शाइस्ता परवीन जीत गई तो शायद ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि ये किला रहा है समाजवादियों का। प्रयागराज ने हमेशा बहुत बड़ी तादाद में विधायक दिए हैं समाजवादी पार्टी को, और ये ताकत जितनी उभरेगी समाजवादी पार्टी को उतना ही नुकसान होगा। लेकिन बहुत से सूत्र ये भी कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या है, शाइस्ता परवीन के दिमाग में क्या है या उनके परिवार के दिमाग में क्या है, लेकिन एक बात साफ है, भले वो न जीतें लेकिन समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान दे देंगे। अगली समीक्षा के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। जिनको मेरी बातें ठीक लगी, अच्छी लगी, उनका इस्तकबाल दोबारा रहेगा। जिनको नहीं लगी, आपकी मर्ज़ी, आप समझिए, आपकी अपनी सोच है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।